होगा बिकॉज फिर से मेरा क्लास है। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास में हमने कहा था और कुछ सवाल हमने किए थे। अभी जितने भी सवाल करेंगे उसमें फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करवाएंगे। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया मतलब उस बॉडी को अलग से ड्रॉ किया एंड उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है वो हमने रियलाइज किया और उसका वेक्टर डायग्राम दिखाया। फिर एक स्टेटमेंट मैंने बोला था, रिजॉल्व द फोर्स। अब किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करोगे दैट विल डिपेंड सिचुएशन कैसा है, इसलिए मैंने लिखा था अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। वो चीजें हमें समझ में आएगा प्रैक्टिस जब करेंगे तो। अब सुनना, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ क्या था, इफ F is equal to 0 then acceleration will be 0। F0 का मतलब होता है F is equal to Fx I cap plus F by J cap plus Fz K cap। अगर F0 है, सारे बच्चे सुनना, अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब हुआ Fx भी 0 होगा, Fy भी 0 होगा, Fz भी 0 होगा। अगर नेट फोर्स 0 है तो हर डायरेक्शंस में नेट फोर्स 0 होगा। मैं कहूं इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 तो इस बॉडी पे y डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0, x डायरेक्शन में भी 0। इनफैक्ट इफ यू टेक एनी डायरेक्शन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन नेट फोर्स विल बी 0। This implies net force will be 0 in any direction। मतलब अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो हम कहेंगे नेट फोर्स 0 होगा हर डायरेक्शन में। इसको समझ में आएगा जब हम एग्जांपल लेंगे। दूसरा, पहला इसी पे लेता हूं, इसी पे समझाता हूं। ये हमने डिस्कस कर लिया, अब कुछ सवाल लेते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे बेस्ड कुछ सवाल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। यू विल एंजॉय, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट लिख लो, देखना बच्चों, यहां से तुम एंजॉय करना शुरू कर दोगे। दिस इज द स्फीयर, एक स्ट्रिंग लगा दिया है, 37 डिग्री एंगल बना रहा है और पूछा जाए कि टेंशन क्या है। द स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम। बच्चों जब नेट फोर्स 0 होता है इसको कहते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है नेट फोर्स 0, बॉडी रेस्ट में है। अच्छा मैंने शायद ये बताया नहीं था कि ग्राउंड का फ्रेम क्या है।
तुम्हारे क्लास में लगता है नहीं बताया, मेडिकल में बताया था। जस्ट मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि ग्राउंड का फ्रेम क्या है, इक्विलिब्रियम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है। ग्राउंड फ्रेम is taken as approximately inertial frame. Approximately inertial, not exactly inertial. कहोगे कैसे, तो मैं बहुत शॉर्ट में इसको समझाता हूं। दिस इज अर्थ, अर्थ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास का, मैं देख रहा हूं कि ये ब्लॉक अभी है और ये रेस्ट में है। बहुत क्विकली मैं समझा रहा हूं क्योंकि हम इधर समझाना था मेन। सो इस पे एक फोर्स लग रहा है अर्थ पे, ग्रेविटी का फोर्स mg, और एक लग रहा है नॉर्मल। सारे बच्चे सुनना, हम यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं कि ये बॉडी रेस्ट में है, मैं रेस्ट में देख रहा हूँ इसको मैं देख रहा हूँ कभी रेस्ट में है, एक्सेसर में देख रहा हूँ 0 है, और इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक mg और एक n, यही दो फोर्स लग रहा है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो नेट फोर्स 0 होगा। तो मैं क्या देखूंगा कि एक्सेशन 0 और नेट फोर्स 0 है, तो मैं कहूंगा कि ये इनर्शियल फ्रेम है। अगर ये इक्वल मैग्नीट्यूड में है तो कहोगे सर कैसे पता चलेगा। लेट्स कोई ऐसा टेक्निक हम डिवाइस करेंगे कि ये mg निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे, और अगर ये निकल गया और पता चला कि दोनों इक्वल है एग्जैक्टली, तो नेट फोर्स हो जाएगा 0, एक्सेशन भी हमने देखा 0, कहेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड, फर्स्ट लॉ वैलिड है, इसलिए इनर्शियल है। बट एक्चुअली में n और mg इक्वल नहीं है, mg is slightly greater than n, mg is slightly greater than n, बट बहुत थोड़ा सा ग्रेटर है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। तो नेट फोर्स 0 नहीं बट ऑलमोस्ट 0 है, बहुत कम है नेट फोर्स, इसलिए अर्थ को क्या लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम। तो ये स्टेटमेंट याद रखना। कोई डाउट इसमें? अब आते हैं पहला सवाल। अभी एफबीटी ड्रॉ करना, सारे बच्चों से मैंने ऑलरेडी करवा चुके थे। फोर्सेस कौन कौन सा है, n, और कौन सा फोर्स है t, और कौन सा फोर्स है mg। अब सुनना, एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, एक इंक्लाइंड है। अब हमें एफबीटी ड्रॉ करने के बाद अब मुझे रिजॉल्व करना है। अब देखो हम किधर रिजॉल्व करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किधर मानूं, मैं एकदम बेसिक से करवा रहा हूं। फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करूं, तो मैं कहूंगा दो फोर्स तो ऑलरेडी रिजॉल्व है। अगर मैं इसको एक्स इसको वाई लिया तो ये दोनों तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, सिर्फ बचा ये, इसको रिजॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, t इधर sin 37 और इधर आ जाएगा t cos 37, ये 37 दिया था। अब देखना है, कंसीडर y डायरेक्शन। हमने कहा था एफ वाई भी 0, एफ एक्स भी 0, कोई किसी भी डायरेक्शन में 0। तो y डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, mg नीचे है और t sin 37 ऊपर है, t sin 37 ऊपर
माइनस एम जी नीचे, दिस इज नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, दैट मस्ट बी जीरो। बच्चों यहाँ पे 100% समझ में आना चाहिए, 100%। हमने ये लिख लिया, टी ने हमने पूछा था, फाइंड टी, निकल गया। थ्री बाई फाइव, 5 mg/3। लेकिन और क्या पूछा था, फाइंड एन ऑल्सो कंसीडर एक्स डायरेक्शन। बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, एफ भी जीरो होगा। एफ का मतलब एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स, एन इधर है, एन पॉजिटिव, और टी cos 37 इधर, तो माइनस टी cos 37 दैट इज इक्वल टू जीरो। n is equal to 4 mg/3। सामान्य बता दिया। बताइए कितना परसेंट लोगों को समझ में आया, बेसिक सवाल हमने लिया। एक और सवाल ले रहा हूं। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ले लिया, हालांकि 30 से ज्यादा दिख रहा है, और यहाँ पे सरफेस सारा स्मूथ रहेगा, बिकॉज फ्रिक्शन जब पढ़ाएंगे तभी फ्रिक्शन दूंगा। अब मैं पूछूं कि T2 निकालना है, सुनना, T2 निकालना है, यू हैव टू फाइंड T2। सवाल में दे दिया, तो सबसे पहले तो सोचो कि किसका एफबीडी ड्रॉ करें तो हमें T2 निकल जाएगा। M1 का ड्रॉ करें, M2 का ड्रॉ करें, किसका ड्रॉ करें तो हमें इजी होगा। M2 से कहेंगे M1 का, लेकिन M1 में क्या होगा, T1 भी अननोन, T2 भी अननोन। M2 का ड्रॉ करेंगे, इतना समझ में आ रहा होगा, तो मैं M2 का यहीं पे ड्रॉ लिख लेता हूं। फोर्सेस कौन कौन सा है, mg, और कौन सा है, n, और कौन सा है, T2। देखो डायरेक्शन देखना, T2 का मैं किधर दिखा, इस ब्लॉक पे लिखूंगा तो ऊपर। ये चीज बच्चे जो गड़बड़ करेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो पूरा खेल खत्म रहता है, न्यूटन्स लॉ नहीं समझ में आता है। इस ब्लॉक पे T2 पुल कर रहा होगा, समझो बच्चों, अभी समझने की कोशिश करो पूरा। हाँ ऊपर लगेगा, सर कह रहे हैं इसलिए नहीं, तुम रियलाइज करो। कोई ऐसा बच्चा है जिसको रियलाइज नहीं हो रहा है कि इस पे टेंशन ऊपर लगेगा,
कोई है तो बताओ, मैं कोशिश करूंगा समझाने का। अब मैंने ये जो एग्जांपल लिया बच्चों, इसमें बताओ कि मैं फोर्सेज को किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं। एकदम ध्यान से देखना, फोर्सेज को मैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं नॉर्मल और टेंशन में, कि अलोंग द इंक्लाइन और नॉर्मल के डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं। along the incline और along the incline. Along the incline and normal. हाँ, हालांकि हम सॉल्व करेंगे दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैं एक्स और वाई में भी रिजॉल्व करूंगा, तब भी मैं सॉल्व करके निकाल दूंगा। लेकिन अगर अलोंग इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन अगर रिजॉल्व करेंगे तो कुछ फायदा है। क्योंकि इससे क्या फायदा है, तुम लोगों ने समझ में तो आ ही गया होगा। एक दो बच्चों को शायद दिक्कत हो, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, ये दो फोर्स ऑलरेडी रिजॉल्व है। अगर मैं इधर और इधर लिया तो सिर्फ mg को ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं x और y में लूंगा तो mg इस डायरेक्शन में, इसको दो को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तुम लोग तो लेजी हो, होना भी चाहिए, स्मार्ट वर्क करेंगे। तो स्मार्टनेस इसमें है जो तुम लोगों ने बताया, इधर और इधर ले लेते हैं। mg को रिजॉल्व कर लेता हूं तो ये 30 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा मतलब ये 30 डिग्री। mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg cos थीटा और इधर mg sin 30। अब मैं कहूंगा ये बॉडी इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो है, किसी भी डायरेक्शन में जीरो, जो डायरेक्शन देखना वो डायरेक्शन देख सकते हो। तो मैं कहूंगा इधर नेट फोर्स जीरो है, तो मैं क्या लिखूं, फॉर m2 कंसीडर forces along incline. So we will get T2 is equal to, डायरेक्टली ऐसे लिख लूं, m2g sin 30 m2g sin 30 क्या आ जाएगा, जो भी m2 था 5 into g into sin 30 is half, that is 25 न्यूटन। अगर पूछा जाए ये n कितना है, अगर मैं सवाल में पूछता तो तुम बोलते n is equal to mg cos 30 m2g। गौरव, क्या इसमें कोई डाउट है? मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, 100% समझ में आना चाहिए, 100, तभी हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। काइनेमेटिक्स में बहुत टाइम हमने वेस्ट किया है। नो सर, नो डाउट। कोई डाउट नहीं है। अगर हम m1 का एफबीडी ड्रॉ करें, मैं पूछ रहा हूं T1 क्या होगा? अगर मैं T1 पूछा तो तुम कहोगे सर मुझे क्या करना होगा, m1 का एफबीडी ड्रॉ करना होगा। m1 का, तो m1 का एफबीडी ड्रॉ करोगे तो देखो इधर लगेगा T2, इधर लगेगा T1, इधर लगेगा m1g। तो मैं एक बार m1 का फिर से ड्रॉ कर लेता हूं अलग से, तुम लोग भी ड्रॉ करना। और एज यूजुअल तुमने अभी बता दिया कि सर ये इधर और इधर रिजॉल्व करते हैं, तो क्या लिखूंगा, T1 ऊपर है, T1 इज इक्वल टू T2 डाउन द इंक्लाइन और प्लस m1g
sin 30, so T1 is equal to T2 जो कि 25 आया था प्लस 2 into G into 1/2 that is equal to 35 Newton. Clear? So T1 भी आ गया। लेकिन कहोगे सर क्या T1 निकालने के लिए पहले T2 हमें निकालना पड़ा, फिर T1 दो बार इक्वेशंस लिखना पड़ा? कुछ बच्चों को जरूर लग रहा होगा कि सर क्या ये दोनों को हम एक साथ कंसीडर कर सकते हैं क्या? यस। क्या मुझे एक ही क्वेश्चन में ये सॉल्व हो सकता है क्या? मतलब अगर एक से ज्यादा बॉडी को लोगे तो उसको बोलते हैं सिस्टम। तो मैं हेडिंग डाला कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। अब एक स्टेटमेंट लिखा बच्चों, अगर हमने सिस्टम लिया तो उसका एफबीडी अगर ड्रॉ करना है तो मैं एक टर्म लिख दिया, इंटरनल फोर्सेस को नहीं ड्रॉ करना। इंटरनल फोर्सेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ, मतलब डोंट ड्रॉ इंटरनल फोर्सेस, ऐसे बोल देता हूं। सिंपली डोंट ड्रॉ इंटरनल फोर्सेस। तो कहोगे सर ये इंटरनल फोर्स क्या है? व्हाट इज इंटरनल फोर्स? इंटरनल फोर्स क्या है? कहेंगे इंटरनल फोर्स इज फोर्स अप्लाइड बाय one bodies on each other. One body of a system to other body of the system. सिस्टम का एक बॉडी सिस्टम के दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे इंटरनल फोर्स। तो कहोगे सर क्यों नहीं ड्रॉ करना, क्यों रिक्वायर्ड नहीं है ड्रॉ करना इंटरनल फोर्सेस? क्योंकि जब हम सारे फोर्सेस दिखाएंगे तो इस बॉडी पे ये बॉडी जो फोर्स लगाए ये दिखाएंगे, फिर इस बॉडी पे ये बॉडी जो फोर्स लगाया वो भी दिखाएंगे, और न्यूटन थर्ड लॉ से पता है कि ये दोनों फोर्स जस्ट अपोजिट है। तो वो इंटरनल फोर्सेस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सारे इंटरनल फोर्सेस पेयर में होंगे और वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे।
तो मैं क्यों दो दो बार फोर्स लिखूं? मैं ऐसे मान लेता हूं, ऐसे बोल देता हूं कि इंटरनल फोर्सेस को दिखाने की जरूरत नहीं है, डोंट शो, दिखाओ मत। इज इट क्लियर? यस लक्षिका, जो बॉडी सिस्टम में इंक्लूडेड है उसको हम उसमें से एक से दूसरे पे जो लगा रहा है उसको नहीं दिखाएंगे। जैसे अब मैं समझा रहा हूं, अभी अभी हमने एग्जांपल लिया, अब मैं कहूं मैं इस दोनों बॉडी M1 प्लस M2 इसको सिस्टम ले लिया, देखो ऐसे ले लिया, ये हमारा सिस्टम का पार्ट है। अब M1 M2 के बीच में जो T2 था, T2 को दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर इस सिस्टम का एबिलिटी ड्रॉ करेंगे तो कौन कौन सा फोर्स लगाएंगे देखना। टेक M1 and M2 as system and draw FBD। तो देखो M1 M2 सिस्टम में FBD क्या होगा देखना, M2G नीचे, M1G नीचे, बिकॉज ये अर्थ लगा रहा है, ये N डैश ऊपर, ये N ऊपर और ये T1 ऊपर। हो गया FBD। We do not need to show this tension। अब मुझे T1 निकालना था, देखो इतने फोर्सेज हैं। अब सारे बच्चे ध्यान से देखना, अगर मुझे T1 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस M2G का कंपोनेंट M1G का कंपोनेंट T तो लेना नहीं है और T ऊपर, सो मैं डायरेक्टली लिखूंगा T इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू M1G साइन थीटा प्लस M2G साइन थीटा। मतलब हमने एक ही इक्वेशंस में ये निकाल लिया T1। क्या किसी को डाउट है इसमें? सर लास्ट वाला क्या है वो, ए ब्लॉक का मास कितना है? हाँ एक सेकंड, इसका M ही लिखा, M 2M। मुझे लगता है ये सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे अगर जो जो ध्यान से देख रहे हैं। मैंने पूछा T1 निकालना है, तुम किसका एफबीडी ड्रॉ करने की कोशिश करोगे? M1। M1 ए ब्लॉक का, ये ए ब्लॉक है, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। T1 अगर पूछा है तो मैंने इसीलिए कहा सवाल रहेगा T1, तो मैंने पहला स्टेटमेंट देखना, हमने एफबीडी ड्रॉ करने के लिए जब लिखा था प्रोसेस तो क्या लिखा था, चूज द बॉडी हुज मोशन हैज टू बी एनालाइज्ड, किस मोशंस को हमें देखना है सो दैट मुझे T1 मिल जाए। तुम कहोगे T1 is mg, T1 is equal to mg, बिकॉज इसमें फोर्सेज कौन सा लग रहा है, mg, और ये T1।
अच्छा, ये दोनों तरफ क्यों दिखा रहा है? क्योंकि टेंशन दोनों तरफ, इधर के बॉडी को उधर, इधर के पार्ट को इधर पुल कर रहा है, इसलिए ऐसे दिखाता हूं मैं। इज इट क्लियर? ये सवाल मतलब बुक में लिखा है तो हो सकता है ऐसे नहीं दिखा रहेगा, ये एरो कहीं दिखाया भी रहता नहीं, समझाने के लिए ऐसे रहता है। सो T1 निकल गया, मैं पूछूं T2। अब बेटा ना सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। T1 plus mg 3mg। T2 इक्वल टू इसका एफबीडी ड्रॉ करें तो कोई कह सकता है सर 2m का, कोई कह सकता है सर 2m प्लस m को सिस्टम ले लो। सी ध्रुव पाटिल, बहुत सही आंसर। तो दो मेथड है T2 निकालने का, या तो सिर्फ 2m को 3mg ड्रॉ करो या 2m प्लस m को सिस्टम ले लो। अगर सिस्टम में लिया तो ये T1 लिखने की जरूरत नहीं है, mg और 2mg, और ये T2 ऊपर, T2 इक्वल टू 3mg। कुछ बच्चों ने आंसर बता दिया। अब देखो सिस्टम लेने से फायदा हुआ कि नहीं? अगर मैंने T3 Yes, sir. पूछा, डायरेक्टली एग्जाम में T3 पूछा है, 4mg किसका क्या करेंगे? एफबीडी पूरे का लेंगे, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4mg, T3 कितना आ जाएगा? 4mg। किसी को भी डाउट तो पूछ लो, क्योंकि तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो तो मैं थोड़ा फास्ट चल सकता हूँ। चेतना ने आंसर बता दिया, निकेत ने बता दिया, हर्ष ने कहा नो डाउट। बहुत बढ़िया हर्ष, ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहो हर्ष। दो सिलेंडर रखा हुआ है, M1 M2। M1 is equal to let's 5 kg, M2 is equal to let's 10 kg। अगर ये वॉल लगा रहा फोर सपोज N1, ये वॉल लगा रहा सपोज N2, N1 अपॉन N2 क्या होगा? 1 होगा, मोर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। ये एंगल सपोज 37 डिग्री है, यहां से n क्या होगा? ये सारे सवाल हैं। इन दोनों के बीच का n डैश क्या होगा? तो पहला सवाल, फर्स्ट सवाल, फाइंड फोर्स applied by M1 on M2, that is n डैश क्या होगा? दूसरा सवाल, N1 by N2, N1 by N2 क्या होगा? 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। तीसरा सवाल, N1 क्या होगा?
चौथा सवाल एन क्या होगा? ये 4 सवाल दिए हैं। अभी देखना, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम रेस्ट में ऐसे अटक गया है 2 सिलेंडर, इस पे नेट फोर्स 0 है सारे पे। अब हमें पहला निकालना है एन डैश, दोनों में से किसी एक का ड्रॉ करना पड़ेगा एफबीडी। अगर मैं पूछूं एन डैश निकालना है तो क्या हम एफबीडी ऑफ सिंगल सिलेंडर ड्रॉ करें कि कंबाइंड, मतलब सिस्टम का ड्रॉ करें? सिस्टम का। अगर एन डैश सिंगल निकालना है तो सिस्टम का ड्रॉ करेंगे, तो हमें एन डैश तो कहीं आएगा ही नहीं इक्वेशन में। सिंगल सिंगल एन डैश निकालना है तो सिस्टम लेने से फायदा ही नहीं है, क्योंकि एन डैश को तो दिखाएंगे ही नहीं। इज इट क्लियर? यस सर। तो सिस्टम नहीं, सिंगल सिंगल। तो इसका ड्रॉ करूं कि इसका ड्रॉ करूं, क्या लग रहा है तुझे? M1 M2 M2 का ड्रॉ करते हैं। M2 का एफबीडी देखो, ब्लू कलर से M2 का ड्रॉ कर रहा हूं या रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, रेड कलर से। M2G नीचे, और जहां पे तकलीफ आ जाए, किसी को भी तकलीफ आए बताना, मैं स्लो हो जाऊंगा। M2G नीचे, N2 इधर और N डैश इधर। मैं फिगर में ड्रॉ करता हूं, हालांकि कुछ बुक्स में या कुछ टीचर्स ऐसे बताते हैं M2G इधर, कुछ N2 इधर और N डैश वर्टिकल से ऐसे। If you are comfortable, then you can draw it like this. बट ये तुम्हें अभी तब समझ में आया जब मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो तुम ऐसे ड्रॉ करोगे, ये अगर ड्रॉ हुआ तो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा फोर्सेस को रिजॉल्व करने में, या यहाँ पे रिजॉल्व करो, जैसे भी तुम्हें लग रहा है। अब तुम्हें लग रहा है कि फोर्सेस को रिजॉल्व किधर करें, एक्स और वाई में, बिकॉज 2 ऑलरेडी रिजॉल्व है, सिर्फ तीसरा को करना है। Y सो एक्स वाई में ही रखेंगे, एक्स वाई में करते हैं और एन डैश को रिजॉल्व कर लेते हैं। यहां लिखो या यहां जो भी है, तो कितना हो जाएगा? एन डैश को रिजॉल्व करके लिख रहा हूं, एन डैश साइन 37, जिससे एंगल उधर कॉस, एन डैश कॉस 37। क्या लिखूंगा यहां से? एन डैश वाइड एक्सिस के लिए साइन 37 ऊपर, mg नीचे, सॉल्व हो गया। अंकित भाई, फिजिक्स तो तुम्हारे लिए बहुत टफ जा रहा था। आर यू कंफर्टेबल नाउ या और टफ हो गया? अंकित आवाज नहीं आई पूरी। अभी कंफर्टेबल हो गया कि और टफ हो गया? सर ठीक, अभी समझ रहा है सर। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? बस यहां से समझते जाओ। मैं सब सारे बच्चों को बोल रहा हूं, यहां से एकदम 100% समझते जाओ। जहां तकलीफ आए रोक के पूछ लेना। बस 10 दिन तुम यहां से समझते हो, 10 दिन के बाद तो तुम ट्रैक पे आ ही जाओगे। 5 से 10 लेक्चर अच्छे समझो ना,
फिर मुझे कहना नहीं पड़ेगा, तुम लोग सब लोग स्ट्रीमलाइन हो जाओगे और मजा आने लगेगा। 10 दिन पेशेंस रखो, अच्छे से समझो। एंडेस निकल गया। इनफैक्ट अगर एंडेस निकल गया, अगर इसको एक्स एक्सिस की बात करें, फॉर एक्स डायरेक्शंस हम लोग क्या लिखेंगे, n2 इज इक्वल टू n डैश ये भी निकल जाएगा, n2 भी निकल जाएगा, n1 भी निकल जाएगा। सर हाँ सर n1 अपॉन n2 1 है क्या? बहुत हाँ बढ़िया, सर 1 आ रहा है। वन, बहुत बढ़िया, वन आ रहा है। वन Yes, आएगा। sir. लेकिन अब क्या किया, कुछ बच्चे ने इसको सॉल्व किया, फिर इसको ड्रॉ किया, फिर किया होगा। अब मैं कहता नहीं हूं सर, कि अगर हम n1 by n2 निकालना है तो क्या करते हैं, इसको सिस्टम ले लेते हैं। n1 इज इक्वल टू n2। कंसीडर, एकदम सही, कंसीडर m1 and m2 as system and for x डायरेक्शन। x डायरेक्शन सिस्टम पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है x डायरेक्शन में, देखना। n1 सिस्टम पे, n2 और तो कोई फोर्स नहीं है, m1 जी वर्टिकल, m2 जी वर्टिकल, और ये तो इंटरनल है, सिस्टम के लिए लेंगे नहीं। Sir, and from the bottom. ये n, ये किधर है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ n1 और n2 यही दो है, और नेट फोर्स g होना चाहिए। सो n1 एक डायरेक्शन में, n2 दूसरे डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू इक्वल। सो n1 by n2 कितना हो जाएगा, 1। और ये पता है, ये भी आ सकता है जेई मेन में, जेई एडवांस में भी ऐसे पूछ सकता है, हालांकि इजी सवाल होगा। So n1 by n2 is equal to 1। n1 is equal to n2, देखो n2 हमने निकाल दिया था तो n1 भी तो आ ही जाएगा। अब आते हैं n1 निकल गया, n में भी दोनों को सिस्टम ले ले तो ज्यादा अच्छा है। अगर सिर्फ n ही पूछा तो टेक दिस एज ए सिस्टम एंड कंसीडर y डायरेक्शन। कौन कौन सा n, m1g नीचे, m2g नीचे। सो n इज इक्वल टू m1g प्लस m2g। टेक m1 and m2 as system and consider forces along y direction. You will get n is equal to m1g plus m2g। बच्चों ये कितना परसेंट समझ में आया? शाही बटगुजर, सार्थक ने कहा सर 100% समझ में आया, थोड़ा सा और भी आ गया। 101%, क्या बात है।
लक्षिका बताइए सर, ऑल क्रिस्टल क्लियर। पार्थ पाटिल ने तो और भी अच्छा कहा, 200%। अच्छा, कुछ सवाल पूछा है कि बहुत सारे फास्ट सवाल जा रहे हैं। एक बड़ा सा सवाल आया अथर्व का। In questions of FBD, why we don't consider atmospheric pressure acting on that body? This doubt because if we take hollow cylinder and remove air from it, okay, ठीक है अथर्व, तुम्हारे डाउट्स को ले लेते हैं। अथर्व, एक्चुअली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो इधर से भी है और इधर से भी है ना। तो अगर इस बॉडी को लिए, हॉलो भी है चाहे जो भी है, अगर इस बॉडी को लिए तो इसका फोर्स नीचे, इसका फोर्स ऊपर कैंसिल हो जाए। एंड अगर हम इससे एयर निकाल लिए वैक्यूम में, तो बाहर का फोर्स ऐसे सब जगह से लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर का फोर्स इसको क्रम्बल कर देगा, इसको पिचका देगा। लेकिन एज ए अगर बॉडी डिस्कस करती है, एज ए ना तो इधर मूव करेगा ना तो इधर मूव करेगा। तो इसी को हम बाद में ऐसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास, मतलब इसका जो सेंटर है वो नहीं मूव करेगा, बॉडी का पार्ट कुछ मूव करेगा। किसी बॉडी के एक पार्ट पे नेट फोर्स होगा, बस सिस्टम पे नेट फोर्स अभी भी 0 है। सिस्टम से अगर हम एयर निकाले तो सिस्टम अपने आप इधर नहीं चला जाएगा, इधर नहीं चला जाएगा, तो स्टिल नेट फोर्स 0 रहेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास के चैप्टर पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए ले लेते हैं कि वो हर डायरेक्शन से है, इक्वल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो नेट फोर्स वो 0 कर देता है। अर्थात क्लियर हुआ क्या? एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर इस क्वेश्चन में जो n1 था उसकी वैल्यू क्या आई थी सर? जो N2 आया था वही। हाँ सर, मतलब वही n2 की और n1 की वैल्यू सर। जब हम M2 का एबिलिटी ड्रॉ किए थे ना नयन, M2 का, तो वर्टिकल एक्सिस का मोशंस कंसीडर किया था, तो n डैश sin 37 M2G आया था और n डैश cos 37 N2 आया था। n डैश निकल गया तो N2 निकल गया। मैंने लिखा था ऑल दो। मैं तो एक सवाल दे रहा हूं, ये स्ट्रिंग ऐसा है, m मास का ब्लॉक कनेक्टेड है and there is a pulley. You have to find Sir, वो rod से tension है। in the string. So पहला सवाल, टेंशन इन स्ट्रिंग। दूसरा सवाल, सर टेंशन mg। बहुत बढ़िया।
हाँ, दूसरा सवाल है फाइंड hinge force on the pulley. Assume pulley is massless. ओके, हिंज फोर्स मतलब ये जो हिंज लगा हुआ, जो रोके हुए, ये कितना लगा रहा है फोर्स पुली पे। तो सार्थक ने बहुत पहले आंसर कर दिया सर, टी निकालना है। तो बच्चों तुम लोग कहोगे कि टी निकालने के लिए किसका एफबीटी ड्रॉ करें, हिंज का, पुली एम का, का, कि ब्लॉक का? टेंशन निकालना, ब्लॉक का। ब्लॉक का। ब्लॉक पे फोर्स हम लोग लिखते हैं mg नीचे और t ऊपर, तो लिखेंगे t इज इक्वल टू mg, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं किसका, पुली का। पुली का अगर एफबीटी ड्रॉ करेंगे तो देखना, एक और चीज मैं बता रहा हूं, अगर स्ट्रिंग है तो उस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, टी फुल स्ट्रिंग। तो इसका टी इधर लग रहा है, इसका टी नीचे, देखना नीचे, और हिंज किधर फोर्स लगा रहा है, हिंज। हिंज का तो डायरेक्शन नहीं पता कि किधर लगा रहा है, इधर लगाएगा, किधर किधर, वी डोंट नो द डायरेक्शन। देखना कंसेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट इज कि जब मुझे डायरेक्शन नहीं पता है तो उसमें क्या करो, उसके दो कंपोनेंट मान लो। किस हिंज फोर्स का एक कंपोनेंट है इधर, लेट्स nx, और एक कंपोनेंट है ny, जो भी है फोर्स। तो हम लोग लिखेंगे फॉर हिंज, फॉर पुली, x डायरेक्शन के लिए nx इज इक्वल टू t, ny is equal to t, so net hinge force is equal to nx square plus ny square का root, that is equal to root 2t, that is equal to root 2mg. Is it clear? सर ये हिंज वाला फिर से बताओ ना सर। हमने कहा कि हिंज किधर फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शंस कहां पता चला कि ये पॉइंट पे किधर लगाएगा, एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, वी आर नॉट श्योर कि किधर लगा रहा है, कितना लगा रहा है। तो क्या करेंगे उस केस में, हम मानते हैं कि इस हिंज का जो भी फोर्स लगा है उसका दो कंपोनेंट है, हिंज के फोर्स का दो, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन, ये भी अननोन, ये भी अननोन। अब ये पुली इक्विलिब्रियम है, तो पुली पे नेट फोर्स 0 है। पुली पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, nx इधर, t इधर, nx इज इक्वल टू t, ny ऊपर, t नीचे, ny इज इक्वल टू t, यही चार फोर्सेस है। सार्थक क्लियर? यस सर। एनीवन? पीयूष चांदवानी? पीयूष? पीयूष का आंसर नहीं आया, अच्छा शायद इधर आया होगा। विधि ने और बताइए, ऑल क्लियर? प्रणव, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी का एक्सेलेरेशन 0 है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, नेट फोर्स उस पे 0 है, इक्विलिब्रियम का मतलब। चलो बहुत सारे आंसर प्रणव ने कहा क्लियर। बच्चों ये सवाल ना IIT JEE का सवाल है कि हिंज फोर्स कितना लग गया पुली पे, और तुम्हारे किसी न किसी टेस्ट में ये आ सकता है, बहुत फेमस है, बहुत ही आसान है।
तो आज का क्लास यहीं पर मैं रोकता हूं। आज ज्यादा नहीं हो पाया क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस हो गया, और अभी फिर मेरा दूसरा क्लास भी है, ऑलरेडी 3 क्लास हो चुके हैं। तो आज का क्लास में यही फिनिश कर रहा हूं। और आज कुछ बच्चे भी कम थे। सर असाइनमेंट के आंसर की भेज दीजिए ना। कौन सा असाइनमेंट? अच्छा हाँ, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का, ठीक है, आंसर की भेजता हूँ। आज तो नहीं हो पाएगा, कल तक मैं भेजता हूँ, ठीक है? कल तक मैं सर एनएलएम पे होमवर्क क्या है? आज मैं होमवर्क देता हूँ एनएलएम पे भी, आज असाइनमेंट भी देता हूँ और बुकलेट से भी होमवर्क देता हूँ, दोनों आज शाम तक मैं भेजता हूँ, ठीक है? गुड, विधि ऐसे ही समझते रहना है।